अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हम इस वक्त फुदान यूनिवर्सिटी शंघाई में हैं और यहाँ पे आप देख रहे हैं डॉक्टर फजल रहमान साहब हैं हमारे साथ। यहाँ पे रिसर्च फ़ेलो हैं। मैं भी एक छोटी मोटी रिसर्च फ़ेलोशिप कर रहा हूँ इस वक्त। और हम आज एक बड़े इनफॉर्मल अंदाज में बैठ के गुफ्तगू करना चाह रहे थे कि किस तरह इस वक्त दुनिया दो ब्लॉक्स में बटी हुई है। एक तरफ अमेरिका है। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा सदर बनने के बाद से बिल्कुल एक नई जहत इख्तियार कर ली है। बहुत ही जारहाना पॉलिसी इस वक्त देख रहे हैं हम अमेरिका की बाकी इलाकों के हवाले से, रीजन्स के हवाले से। दूसरी तरफ चीन है। चीन मुसलसल ख़ास तौर पे 2013-14 में जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक तस्वुर वो लेके आए थे कि इसके ज़रिए हम दुनिया भर में अपने तिजारती इक़्तिसादी ताल्लुकात को फ़रोग़ देंगे। और इससे हम ये भी थोड़ा सा आज इस गुफ्तगू में अंडरलाइन करना चाहते हैं कि अमेरिका और चीन की बैन अक़वामी ताल्लुकात के हवाले से जो अप्रोच जो है उनका तरीक़ाकार वो है क्या। तो चूँकि हम एक 2-3 दिन से सेमिनार वग़ैरह में शिरकत कर रहे थे तो वहाँ पे भी बार बार यही बात हो रही थी कि चीन अब तक क्या कर रहा है, क्या करना चाहता है, और अमेरिका जो उसकी तारीख़ को अगर उठा के देख लें तो उसने अब तक क्या किया, किस तरह एक मुँहज़ोर घोड़े के अंदाज़ में जहाँ उसका दिल चाहा ज़बरदस्ती ज़ोर ज़बरदस्ती के साथ मुल्कों पे चढ़ाई भी की, बमों का भी इस्तेमाल किया, जबकि चीन के साथ आप कोई इस किस्म की बात वाबस्ता नहीं कर सकते। तो फजल रहमान साहब, आपने तमहीद तो मेरी सुन ली जी। तो अब आप ये बताइए कि हमारे बहुत सारे सुनने वाले हैं, हम आप तो चूँकि गुफ्तगू करते रहते हैं, हमारे लिए कई चीज़ें बड़ी अंडरस्टूड होती हैं, लेकिन लोगों को ये बड़ा बताना ज़रूरी है। हम चूँकि इस वक्त शंघाई में हैं, कमर्शियल लिहाज से, फ़ाइनेंशियल लिहाज से ज़बरदस्त एक शहर है, तरक्की जैसी हुई है उसकी, तो ये भी चीन की तरक्की का एक मुँह बोलता सबूत है। लेकिन हम ये इस वक्त एक्सप्लोर करना चाहते हैं कि चीन और अमेरिका की बुनियादी जो पॉलिसी में, ख़ारजा पॉलिसी में और दुनिया के मामलात से निमटने में बुनियादी फ़र्क क्या है। इम्तियाज़ साहब, चीन जो है एक इमर्जिंग ग्रेट पावर है और चीन की फ़िलासफ़ी ये है कि वो दुनिया के तमाम ममालिक को अपने साथ लेकर चले और जो उसने तरक्की की है उसके जो समरात हैं वो तमाम दुनिया के ममालिक तक जो है वो पहुँचें। जबकि अमेरिका की जो पॉलिसी है बुनियादी तौर पे वो जो एक ट्रेडिशनल ग्लोबल गवर्नेंस सिस्टम चला आ रहा है सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद, वो उसको रिटेन करना चाहता है। अमेरिका इसमें कोई शक नहीं है कि आहिस्ता आहिस्ता जो है उसकी पावर जो है, ग्लोबल आउटरीच जो है उसका इन्फ्लुएंस जो है वो डिक्लाइन हो रहा है और चीन जो है वो एक इमर्जिंग पावर है और उसका इन्फ्लुएंस जो है दुनिया में वो बढ़ रहा है। तो इन दोनों ममालिक में बुनियादी फ़र्क ये है कि एक स्टेटस को पार है और दूसरी जो है वो पार एक चेंज लेकर आने की कोशिश कर रही है, जो कि एक पॉजिटिव चेंज है जिससे दुनिया के तमाम ममालिक को जो फ़ायदा है वो होता हुआ नज़र आ रहा है। अमेरिका एक हेजमोनिक एस्पिरेशन वाली पावर है, जबकि चीन जो है इसमें एक इंक्लूसिविटी का अंसर जो है वो नुमायाँ नज़र आता है। चीन की ये ख्वाहिश है और चीन ये चाहता है कि दुनिया तरक्की करे, दुनिया में अमन हो, दुनिया में डेवलपमेंट हो। इसी बुनियाद पे चीन ने बहुत से इनिशिएटिव्स जो हैं वो लॉन्च किए हैं, जिसमें ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव है, ग्लोबल सिविलाइजेशनल इनिशिएटिव है, ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव है और उसके साथ साथ चीन ने शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन और ब्रिक्स जैसे फोरम्स जो हैं वो लॉन्च किए हैं ताकि दुनिया के जो तरक्की पजीर ममालिक हैं उनको एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया जा सके जहाँ पे वो अपनी ज़रूरियात के मुताबिक, अपनी हैसियत और अपनी कैपेसिटी के मुताबिक जो है वो तरक्की कर सकें। तो अमेरिका अपनी हेजमनी को जो है वो तूल देने की कोशिश में है, जबकि चीन जो है वो चाह रहा है कि एक ऐसा निज़ाम दुनिया में कायम हो जो इस वक्त
ग्लोबल गवर्नेंस सिस्टम है उसके अंदर तब्दीली इस तरीके से लाई जाए कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, जो ग्लोबल साउथ है, उसका एक अपनी जो ज़रूरियात हैं उनको पूरा करने का मौका मिले, जो कि एक इंक्लूसिव सिस्टम हो और जो उन ममालिक की जो ज़रूरियात हैं उनके जो तकाज़े हैं उसको पूरा करता हो। अच्छा, लेकिन जो अमेरिका है वो तो लगता है कि इस बात को बिल्कुल मान ही नहीं रहा है। ये 30-31 मई को सिंगापुर में शंग्रीला डायलॉग हुआ, वहाँ पे अमेरिकी वज़ीर दिफ़ा ने चीन के हवाले से बड़ी तशवीशनाक बातें की, बड़े जारहाना अंदाज में। उसने ये कहा कि हमें चीन से बहुत बड़ा चैलेंज हमें इस वक्त दरपेश है और वो साउथ चाइना सी में उनकी जो नेवी है बड़ी मशक़ें वग़ैरह कर रही है। और मैं अब दुनिया को ये बताएं कि चीन से क्या दुनिया को कोई ख़तरा दरपेश है या उस मुल्क से है जिसकी तारीख़ भरी पड़ी है, तो वो ज़रा थोड़ा सा वजाहत करें, लोगों को बताएं कि गुज़श्ता 40-45 वर्षों में अमेरिका ने क्या किया और क्या चीन ने कुछ इस अरसे में ऐसा किया है जिसकी वजह से कहा जा सके कि वो दुनिया भर के लिए ख़तरा बन रहा है। अभी तक गुज़श्ता 3-4 दहाइयों में जितने दुनिया में कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं उसके अंदर अमेरिका का एक बड़ा प्रोमिनेंट रोल रहा है और हमने देखा है कि अमेरिका जो है वो ज़ोर ज़बरदस्ती की बेसिस के ऊपर अपनी फॉरेन पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन जो है वो करता है, जबकि चीन जो है वो पीसफुल तरीके से एंगेजमेंट और रिकन्सिलिएशन की पॉलिसी को सामने मद्देनज़र रखते हुए दुनिया के साथ उसने अपने आप को एंगेज किया है। उसकी वजह यही आपको नज़र आती है कि सबसे ज़्यादा तरक्की भी चीन इस वक्त कर रहा है और दूसरे ममालिक जो है वो इसके तरक्की से जो है वो मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। और अभी हम ये देख रहे हैं कि चीन जो है उसने ये जितने भी इनिशिएटिव्स लॉन्च किए उसका एक बड़ा मुस्बत फ़र्क नज़र आना शुरू हो गया है जो ग्लोबल साउथ है। और उसके ऊपर हम देखते हैं कि चीन की जो लीडरशिप है, चीन की जो क़यादत है इस वक्त ग्लोबल साउथ के रेफरेंस से उसको बहुत ज़्यादा पजीराई जो है वो मिल रही है। अच्छा, ग्लोबल साउथ से आपकी मुराद है कि जितने भी तरक्की पजीर ममालिक हैं, ख़ास तौर पे जो एशिया में हैं, वो चीन के साथ या चीन उनको साथ मिला के चल रहा है? ना सिर्फ एशिया में बल्कि अफ्रीका में, लातिन अमेरिका में जो ग्लोबल साउथ की डेफिनेशन है वो काफ़ी तब्दील हो चुकी है, काफ़ी वसी है। उसके अंदर ज़रूरी नहीं है कि जो पुरानी कॉलोनीज़ रही हैं वेस्ट की सिर्फ वही शामिल हों। उसके अंदर तमाम तरक्की पजीर ममालिक जो हैं जिनके मसाइल भी जो है वो तकरीबन मिलते जुलते हैं, तो ये सब उनकी एक आवाज़ बन के उनको रिप्रेजेंट कर रहा है चीन इस वक्त ग्लोबल गवर्नेंस के पर्सपेक्टिव में। तो अच्छा, मैं यही पूछना चाह रहा था, चूँकि हम बुनियादी तौर पे आपने चूँकि एक बात ट्रिगर की थी, आपने कहा कि एक नई तंजीम बनी है, यानी गुज़श्ता 2-3 साल से उस पर काम हो रहा था, तो चीन ने बिल आखिर एक नई तंजीम की बुनियाद रखी है बाकी 2 मुल्कों को मिला के। वो ज़रा बताएं कि चीन ने दुनिया में पुरअमन तरक्की और बकाए बाहमी की खातिर अब कौन सा ताज़ा तरीन इक़दाम कौन सा उठाया है? देखिए, आपने अभी जिक्र किया है कि पिछले 3-4 दहाइयों में जो है वो कॉन्फ्लिक्ट देखने में आया है दुनिया में, और इस कॉन्फ्लिक्ट को जो है वो रिज़ॉल्व करने के लिए कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन मेकनिज़म्स जो हैं वो फेल हुए हैं। और उसके अंदर हम देखते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट जो है वो दिन ब दिन उसकी इंटेंसिटी जो है वो बढ़ती जा रही है, उसकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ती जा रही है। चीन ने अभी जो है गुज़श्ता जुमे को, फ्राइडे को, उन्होंने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है जो कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मीडिएशन के नाम से ये इनिशिएटिव है, जिसके अंदर तकरीबन कोई 70-80 ममालिक ने शिरकत की है। ये हांगकांग में इसका इनकाद हुआ है, इसकी इनॉग्रेशन हुई है और ये काम चीन ने तकरीबन 2023 में शुरू किया था, आज से 2.5 साल पहले। उस वक्त जो है इसकी प्रेपरेशन के लिए इन्होंने लॉन्च किया था। तो अब हांगकांग जो है वो होस्ट करेगा इस ऑर्गेनाइजेशन को, और ये ऑर्गेनाइजेशन दुनिया के जो मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान और मुख्तलिफ ममालिक के माबैन जो तनाज़ात हैं उसको हल करने में मदद देगी। लेकिन इसके अंदर एक बड़ा फ़र्क है इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और इससे पहले जो इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशंस मौजूद थी, जैसे इंटरनेशनल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के जो मैकेनिज़म्स हैं, ICJ है,
और इसके अलावा और जो दीगर इस किस्म की जो ऑर्गेनाइजेशंस और मैकेनिज़म्स हैं, इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है वो मैकेनिज़्म जो है वो बुनियादी तौर पे मीडिएशन का इस्तेमाल किया गया, जिसके अंदर जो है वो दोनों जो फ्रीकैन हैं उसके माबैन एक ऐसा सोल्यूशन तैयार करना है जिस पर दोनों मुत्तफिक हो जाएं और दोनों के लिए एक विन विन सिचुएशन जो है वो ऑफ़र की जाए। जबकि इससे पहले जो होता था वो ये था कि एक ऐसा सोल्यूशन प्रपोज किया जाता था जिसके अंदर एक विनर होता था और एक लूज़र होता था। तो इसके अंदर एक बहुत बड़ा एक ये फ़र्क है, और ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये फॉर द फर्स्ट टाइम इस दुनिया की तारीख़ में एक ऐसा इनिशिएटिव है जो कि एक एशियाई ममालिक के मुश्तरका काविशों से जो है वो सामने वजूद में आया है, और चीन इसकी जो है वो ड्राइविंग फोर्स है, जिसमें जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको मीडिएशन के थ्रू सॉल्व करने की हिकमत अमली जो है वो अपनाई जाएगी। यानी बुनियादी तौर पे जितने भी तनाज़ात हैं उसको बाकायदा बातचीत के ज़रिए, मुसालहत के ज़रिए हल करने की कोशिश है। ये इदारा हांगकांग में कायम किया गया है। आप बताइएगा कि आप इससे इत्तेफाक करते हैं कि इस नौइयत की तंजीम का क़याम हांगकांग में, उसका हेडक्वार्टर, क्या उसकी कोई अलामती अहमियत है? क्योंकि हांगकांग ऐसा इलाका है जो पहले बरतानवी कब्ज़े में था और फिर तकरीबन 100 साल के बरतानवी कब्ज़े के बाद बातचीत के ज़रिए, मुसलसल बातचीत के ज़रिए चीन ने उसको दोबारा हासिल किया। तो इस नुक्ते नज़र से आप समझते हैं इसकी कोई अलामती अहमियत है कि इसका हेडक्वार्टर हांगकांग में होगा? हांगकांग जो है वो चाइना के लिए एक इंटरनेशनल कनेक्टिविटी का हब है, इसलिए कि उससे पहले जो उसकी तारीख़ जो आपने बताई है वो सारी दुनिया के साथ जो है वो इंटरकनेक्टेड रहा है। अभी भी जो इसके हेडक्वार्टर का क़याम है हांगकांग के अंदर, उसकी भी एक बुनियादी वजह ये है कि वो पहले से जो है वो सारी दुनिया के साथ उनकी कनेक्टिविटी जो है वो किसी न किसी तनाजुर में जो है वो कायम है, और उसके साथ साथ हांगकांग को एक वो स्टेटस देने की भी कोशिश की गई है जो कि चीन का एक मुस्तकिल हिस्सा है, जिसका चीन ने जो है वो इतने साल इंतज़ार करने के बाद जो है वो उसको हासिल किया है। अब वक्त आ गया है कि उसको मेन लैंड के साथ जो है वो इस किस्म के इनिशिएटिव्स के साथ उसकी डीपर इंटीग्रेशन जो है वो की जाए। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत ही हिस्टोरिकल मोमेंट है, बहुत ही एक तारीख़ी ये फ़ैसला है और एक तारीख़ी कदम है जो ख़ास तौर पे जो तरक्की पज़ीर ममालिक हैं उनके माबैन जो ट्रेड से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, उनके जो बाहमी दो तरफ़ा तनाज़ात हैं वो, और दूसरे ये भी देखना चाहिए कि जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है ये एक बहुत मेगा प्रोजेक्ट है और ये ग्लोबल रीच का प्रोजेक्ट है। इसके अंदर यकीनन बहुत से ऐसे तनाज़ात होंगे जिनको आर्बिट्रेशन की ज़रूरत होगी, जिनको रेजोल्यूशन की ज़रूरत होगी, तो वो तमाम के तमाम जो इस किस्म के मामलात हैं वो यहाँ पे डिस्कस किए जाएंगे और उनका एक एमिकेबल हल, एक ऐसा हल जो है जो तमाम फ्रीकैन के जो लिए रजामंदी जिसके ऊपर उनकी हो, तो ये एक बहुत अहम डेवलपमेंट है। और मैं ये समझता हूँ कि चीन ने जितने इनिशिएटिव्स अब तक लॉन्च किए हैं वो सब के सब इंटरकनेक्टेड इनिशिएटिव्स हैं, वो ओवरलैपिंग भी हैं और वो एक ऐसी सिमत में ग्लोबल गवर्नेंस को जो है वो लेकर जा रहे हैं जहाँ पे ग्लोबल साउथ के इंटरेस्ट जो हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सकता है। तो बुनियादी तौर पे जो चीन का एक बहुत पुराना फ़लसफ़ा है विन विन, यानी वो होता है कि आप 2 फ़रीक़ैन हो या 4 फ़रीक़ैन हो, उन सब के लिए सूरत हाल जो है वो मुनाफा बख्श हो। तो एक बुनियादी फ़लसफ़ा है जिस पे चीन की क़यादत अमल पैरा है अपने मंसूबों के ज़रिए। अभी जो आपने ज़िक्र किया और हम डिस्कस कर रहे थे हांगकांग कि इसका 100 साल तक ये बरतानवी कब्ज़े में रहा, उसके बाद मुज़ाकरात के ज़रिए बरतानवी कब्ज़ा ख़त्म हुआ और ये फिर चीन का हिस्सा बन गया। तो कई लोग ये भी पूछते हैं कि चीन का ताइवान के साथ क्या ताल्लुक़ है और क्यों अमेरिका ने ताइवान को इस तरह की सपोर्ट फराहम की हुई है जिसके बायस ताइवान के मसले पे भी चीन और अमेरिका के ताल्लुकात कशीदा रहते हैं। ये आम लोगों के लिए समझाइए कि चीन के लिए क्यों ताइवान इंतहाई हसास नौइयत का हामिल है। ताइवान हमेशा से चीन का हिस्सा रहा है और जिस वक्त चीन ने आज़ादी हासिल की 1949 में,
उसके बाद से लेके अभी तक चीन ने तमाम वो इक़दामात किए जो कि बुनियादी तौर पर ताइवान को पीसफुल तरीके से रीइंटीग्रेट कर सकें मेनलैंड के साथ। लेकिन अमेरिका क्योंकि चाहता था कि कोई ना कोई ऐसे तनाज़ात रहें जिसकी बुनियाद के ऊपर वो चीन के ऊपर प्रेशर बिल्ड कर सकें, तो ये इशू जो है वो उन्होंने इस तरीके से उसको अलाइव रखा उस वक्त से लेके अब तक। लेकिन इसके ऊपर चीन ने कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया। ताइवान इज़ चाइनाज़ रेड लाइन। ताइवान के ऊपर किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ चीनी क़यादत जो है वो कभी भी नहीं करेगी। और चीन की कोशिश ये है कि ये जो इंटीग्रेशन का प्रोसेस है मेनलैंड के साथ, ये एक पीसफुल तरीके से हो, इसके ऊपर किसी किस्म की फ़ोर्स इस्तेमाल ना की जाए और किसी किस्म का वायलेंस ना हो। लेकिन क्योंकि चीन की जो इमरजेंस है वो अमेरिका के लिए, अमेरिका की नज़र में एक चैलेंज है, एक ख़तरा है, जो कि उन्होंने अपनी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी में भी मेंशन किया हुआ है, अपनी एशिया पैसिफिक स्ट्रेटजी में भी इसका वो बार बार यादा करते हैं। तो उनके नज़दीक ये एक ऐसा पहलू है जिसके ऊपर चीन को प्रेशर किया जा सकता है। लेकिन चीन जो है वो बहुत इस वक्त आगे निकल चुका है इस किस्म के प्रेशर्स को सस्टेन करने के लिए, और अब ये मुमकिन नहीं है कि ताइवान को एक इशू बनाकर चीन के ऊपर किसी किस्म का दबाव डाला जाए। चीन इस वक्त जो है अपनी जो डेवलपमेंट है उसको हर लिहाज से समझता है कि वो जो वेस्ट की डेवलपमेंट है इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस वो उसके तकरीबन करीब करीब है, और कोई ऐसी सूरत काबिल कबूल चीन के लिए नहीं होगी जिसके अंदर अमेरिका जो है वो ताइवान की आज़ादी को तस्लीम करे या ताइवान जो है वो इंडिपेंडेंस की डिक्लेरेशन करने की कोशिश करे। वो रेड लाइन जो है वो चीन क्रॉस नहीं करने देगा। यानी चीन अभी इतना खुद एतमाद हो गया है अपनी इक़्तिसादी क़ुव्वत की बुनियाद पे कि उसने अमेरिका को कुछ मामलात में चैलेंज करना भी शुरू कर दिया है। और ये बड़ी अजीब व गरीब सूरत हाल है, ये बड़ी मुनफरद सूरत हाल है कि एक तरफ आप एक मुल्क देखते हैं कि जो दुनिया भर में फ़ौजी बगावतों, फ़ौज कशी, कब्ज़े, यानी न्यूक्लियर बम सिर्फ एक ही क़ुव्वत ने, एक ही मुल्क ने इस्तेमाल किया हुआ, वो अमेरिका है। डेज़ी कटर, मदर ऑफ़ ऑल बम्स, अफ़गानिस्तान पे कब्ज़ा, शाम की लड़ाई में वो शामिल थे, इराक़ पे कब्ज़ा किया। हर किस्म के जो बम जो है वो दूसरे मुल्कों में उन्होंने उसके तजुर्बात किए। उसके बावजूद वो कह रहे हैं कि चीन जो है वो दुनिया के लिए ख़तरा बना हुआ है। दूसरी तरफ देखें, चीन वो एक बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के ज़रिए कोशिश कर रहे हैं कि दुनिया में जितने तनाज़ात हैं बाहमी हों, कई ममालिक के दरमियान हों, उसको पुरअमन तरीके से हल किया जाए। ताइवान के लिए भी चीनी क़यादत ने यही अप्रोच इख्तियार कर रखी है, जैसे फ़ज़ल साहब बता रहे थे। और इस वक्त के जो सदर हैं शी जिनपिंग, हमने सुना है, मीडिया के ज़रिए भी हमने पढ़ा है कि उनका ये कहना है कि उनकी ज़िंदगी का एक मिशन अभी बाकी है। और वो लगता यह है कि इनकी जो जनरेशन है, शी जिनपिंग, उनके आसपास के जितने भी साथी हैं, उनका मिशन है ताइवान की मुकम्मल आज़ादी, यानी मुकम्मल तौर पर उसको चीन का हिस्सा बनाना। और लगता है कि इस मंजिल के हुसूल के लिए तमाम जो चीनी क़यादत है वो मुत्तहिद है। लेकिन इसके लिए अभी तक कोई ऐसा इशारा उन्होंने नहीं दिया कि ताइवान को हासिल करने के लिए फ़ौजी ज़राए इस्तेमाल किए जाएंगे, क्योंकि उन्हें मालूम है कि जब फ़ौजी कॉन्फ्लिक्ट होता है, फ़ौज कशी होती है, तो उसमें दूसरे मुल्क के साथ साथ आपका अपना भी बहुत नुकसान होता है। लिहाजा चीन ने बड़ी हिकमती अमली इख्तियार की है, दानिशमंदी के साथ पुरअमन तनाज़ात के पुरअमन हल के लिए अपनी कोशिशें जारी रखी हुई है। और ताज़ा तर इनिशिएटिव वही है जिसका ज़िक्र फ़ज़ल साहब ने किया कि हांगकांग में नई तंजीम बनी है। ये तंजीम अब किस हद तक अफ़्रीका में, एशिया में मुख्तलिफ़ ममालिक के माबैन जो तनाज़ात हैं उनको हल करने में कामयाब हो पाएगी, ये आने वाले वक्तों में इंशाअल्लाह पता चल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।